नमस्कार। आज हम चर्चा करने वाले हैं स्त्री विमर्श पर। विमर्श मीन्स डिस्कशन, बातचीत, सोच विचार कर तथ्य या वास्तविकता का पता लगाना, किसी विषय पर कुछ सोचना, समझना, विचार करना, ये विमर्श कहलाता है। स्त्री विमर्श उस साहित्यिक आंदोलन को कहा जाता है जिसमें स्त्री अस्मिता को केंद्र में रखकर संगठित रूप से स्त्री साहित्य की रचना की गई। स्त्री विमर्श लिंग विमर्श पर आधारित है। इसका मतलब इसका मुख्य लक्ष्य पुरुष का विरोध करना नहीं है, सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ आवाज़ उठाना इसका लक्ष्य है। स्त्री विमर्श का उद्देश्य लैंगिक असमानता और उसके कारणों को समझना है। पुरुषों के समकक्ष स्त्रियों की राजनीतिक, सामाजिक और शैक्षिक समानता का आंदोलन स्त्री विमर्श है। यह आंदोलन मुख्यतः ग्रेट ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका में शुरू हुआ। इसकी जड़ें 18वीं सदी के मानवतावाद और औद्योगिक क्रांति में थी। 1772 में स्त्री अधिकारों की मांग उठी। यह आंदोलन वास्तव में 1848 में शुरू हुआ, जब एलिजाबेथ कैंडी स्टैंटन, लुक्रेशिया आदि ने न्यूयॉर्क में एक महिला सम्मेलन करके नारी स्वतंत्रता पर एक घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें पूर्ण कानूनी समानता, पूर्ण शैक्षिक व्यावसायिक अवसर, समान मुआवजा और मजदूरी कमाने का अधिकार तथा वोट देने के अधिकार की मांग की गई। यह आंदोलन तीव्र गति से फैला और शीघ्र ही पूरे यूरोप में फैल गया। संयुक्त राज्य अमेरिका में जब 1920 में नारी मताधिकार की जीत हासिल कर ली गई, तब महिलाओं में पुरुष के समकक्ष बराबरी के सवाल को लेकर दो खेमे बन गए। एक खेमा पुरुष के स्त्रियों की बराबरी चाहता था, दूसरा खेमा महिलाओं के लिए कुछ संरक्षणात्मक कानून बनाने की बात करता था। कुछ नियम बने। उनका कहना ये था कि स्त्रियों के लिए संभव साप्ताहिक कार्य घंटों को सीमित किया जाए तथा कुछ खतरनाक पेशों में उन्हें ना लाया जाए, उन पेशों से उन्हें दूर रखा जाए। 1946 में नारी की दशा पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक आयोग गठित किया, जिसका दायित्व विश्व भर की महिलाओं के लिए समान राजनीतिक अधिकार, समान आर्थिक अधिकार और समान शैक्षिक अवसर का अधिकार दिलाना था। 1960 के दशक में नारी मुक्ति आंदोलन खास तौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका में अपने नए रूप में सामने आया। 1966 में राष्ट्रीय महिला संगठन का गठन किया गया, जिसकी 1970 के दशक के आरंभ में 400 से अधिक स्थानीय शाखाएं खुल गईं। आरंभ में नारीवादियों के मुद्दे अलग थे। वे सभी मुद्दे लोकतांत्रिक थे। शिक्षा का अधिकार, रोजगार का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, मतदान का अधिकार, संसद में प्रवेश का अधिकार आदि ऐसे सब कुल मिलाकर घर के बाहर के मुद्दे थे। परंतु आज का नारीवाद, इसमें जो है घर के अंदर स्त्री पर पुरुष का दबाव, परिवार द्वारा उसका शोषण, कार्य स्थान में उसकी निम्न स्थिति आदि ये मुद्दे आ गए हैं। विभिन्न आंदोलनों के साथ साथ नारीवाद ने भी विभिन्न मांगों को रखा। विधवा पुनर्विवाह, बहुविवाह, सती प्रथा, पर्दा प्रथा आदि। भारत की आरंभिक आंदोलनकर्ताओं में प्रमुख थी पंडिता रमाबाई और सावित्रीबाई फुले। रमाबाई ने स्त्रियों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया, उनकी आज़ादी की बात की। सावित्रीबाई फुले ने स्त्रियों की शिक्षा की मांग की, उनके लिए अलग से स्कूल उन्होंने खोला। उन्हें देश की पहली शिक्षिका कहा जाता है। भारत में नारीवादी आंदोलन की शुरुआत नवजागरण से मानी जाती है। राजा राममोहन राय ने 1818 में सती प्रथा का विरोध किया। बाल विवाह, विधवा विवाह और बहुपत्नी प्रथा के विरुद्ध राजा राममोहन राय स्त्री के पक्ष में नजर आए। स्वामी दयानंद, विवेकानंद भी स्त्री शिक्षा पर जोर देते थे। ताराबाई शिंदे स्वयं विधवा थी। उन्होंने स्त्री पुरुष में होने वाले भेदभाव को परखा और आवाज़ उठाई। ऐसी ही बहुत सारी महिलाएं सामने आईं। कीर्ति चौधरी, कात्यायनी, सुभा वर्मा, बहुत महिलाएं इस क्षेत्र में आगे आईं। नारीवाद अथवा स्त्री विमर्श, फेमिनिस्ट डिस्कोर्स के प्रारंभ के विषय में विद्वान एक मत नहीं है। कुछ विद्वानों के अनुसार स्त्री विमर्श का 19वीं शताब्दी में आरंभ हुआ।
पश्चिम में स्त्रियों के मताधिकार और पाश्चात्य संस्कृति में स्त्रियों के योगदान की बात होने लगी। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार स्त्री विमर्श का आरंभ 20वीं शताब्दी की देन है। 20वीं शताब्दी में कुछ लोग इसका प्रारंभ फ्रांसीसी लेखक सिमोन द बुआ की पुस्तक द सेकंड सेक्स 1949 से स्वीकार करते हैं। कुछ मैरी एलमन की पुस्तक थिंकिंग अबाउट वीमेन 1968 के प्रकाशन वर्ष से इसे स्वीकार करते हैं। अधिकांश विद्वान इन दोनों ही वर्ष विशेष को खारिज करते हैं। उनके अनुसार 1949 से पूर्व भी स्त्री अधिकारों की बात होने लगी थी, उनकी समस्याओं को उठाया जाने लगा था। ये बात सच है, जैसे हमने अभी राजा मोहन राय की बात की। वर्जीनिया वुल्फ ने 1929 में अपनी पुस्तक अ रूम ऑफ वंस ओन अपना निजी कक्ष में क्या लिखा उन्होंने, वर्जीनिया वुल्फ ने, कि व्हाइट हॉल के पास से गुजरते हुए किसी भी स्त्री को अपने स्त्रीत्व का बोध होते ही अपनी चेतना में अचानक उत्पन्न होने वाली दरार को लेकर आश्चर्य होता है कि मानव सभ्यता की सहज उत्तराधिकारिणी होने पर वह इसके बाहर। इस पुस्तक ने यूरोप, अमेरिका ही नहीं, स्त्री विमर्श को भी पूरी तरह से प्रभावित कर दिया था। हिंदी की घोषित नारीवादी लेखिका प्रभा खेतान, उन्होंने लिखा उपनिवेश में स्त्री 2003 में, भी इस पुस्तक से प्रभावित थी। वे भी सिमोन द बुआ की पुस्तक द सेकंड सेक्स से भी वे प्रभावित थी। यूरोप और अमेरिका में नारीवाद ने 20वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में खूब जोर पकड़ा। मोनिक विटिंग, काटे मिलेट, जूलिया क्रिस्टीवा, हेलेन सिक्सस, मैरी जेकोबास आदि अनेक नारीवादी लेखिकाओं की पुस्तकें प्रकाशित हुई। हिंदी में नारी विमर्श ने 20वीं शताब्दी के लगभग अंत में जोर पकड़ा। अनेक लेखिकाएं इसमें शामिल हुई। हिंदी में नारी विमर्श की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, जैसे बाधाओं के बावजूद नई औरत उषा महाजन 2001, स्त्री सरोकार आशा रानी बोरा 2002, हम सभ्य औरतें मनीषा 2002, स्त्रीत्व विमर्श समाज और साहित्य क्षमा शर्मा 2002, स्वागत है बेटी विभा देवसरे 2002 में आई थी, श्री घोष कुमुद शर्मा 2002, औरत के लिए औरत नासिरा शर्मा, खुली खिड़कियां मैत्री पुष्पा 2003, उपनिवेश में स्त्री प्रभा खेतान 2003, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास सुमन राजे जो 2003 में, आदि पुस्तकें इस क्षेत्र में आगे आई। हिंदी में नारीवाद को शंका की दृष्टि से देखा गया। पितृसत्ता और पुरुष प्रधान लोगों को अपना नेतृत्व छूटता हुआ नजर आता था। उन्हें लगता कि महिलाओं ने यदि अपने विषय में सोचना शुरू किया तो उनकी सत्ता छिन जाएगी। नारीवाद के प्रति सभी भ्रम और उनका खंडन प्रभा खेतान ने अपनी उपनिवेश में स्त्री मुक्ति कामना की 10 वार्ताएं पुस्तक के माध्यम से की। स्त्री और उपनिवेश को एक साथ उठाती हुई प्रभा अपने विषय को 10 अध्यायों में विभाजित करके भारतीय नारीवादी दृष्टिकोण को स्पष्ट करती हैं। प्रभा खेतान के अनुसार नारीवाद को निश्चित सीमा में नहीं बांधा जा सकता। नारीवाद को किसी राष्ट्र, धर्म और जाति की सीमा में बंद नहीं किया जा सकता। पुरुष ज्ञान का स्रोत केवल विचारों को मानता है, जबकि नारीवादी चिंतक भावना पर आधारित सत्य को स्वीकार करते हैं। जब तक स्त्री श्रम की सैद्धांतिक स्पष्टता से नहीं समझती, श्रमजीवी स्त्री शोषण का विरोध नहीं करती, स्त्री को पारिश्रमिक पुरुष की अपेक्षा कम मिलता है। प्रभा खेतान का मानना है कि स्त्री को राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक आंदोलनों में सक्रिय होना पड़ेगा। भारतीय परंपरा में प्रत्येक क्षेत्र में पुरुष का वर्चस्व रहा। पुरुष ने स्त्री को माध्यम बनाया। प्रभा खेतान कहती हैं कि साहित्य में भी स्त्री परंपरागत आदर्शों का पालन करती हैं तो सही, वरन खुलकर लिखने का अधिकार भी उसके पास नहीं है। कुछ आलोचक स्त्री द्वारा लिखित साहित्य को पढ़ना भी पसंद नहीं करते। प्रभा खेतान के अनुसार जितने भी लेखकों ने स्त्री को अपने साहित्य में स्थान दिया, भले ही वे जैनेन्द्र हों या प्रेमचंद, सब में अपने पुरुषत्व को आगे रखा। सब ने, वे सब लेखक पुरुष पहले थे और मानवतावादी
बाद में, यानी पुरुष पहले और मानवतावादी बाद में थे। परभा खेतान पुरुष से विद्वेष का भाव नहीं रखती, परंतु समतामूलक समाज की स्थापना वो चाहती हैं। परभा खेतान राजेंद्र यादव के स्त्री संबंधी विचारों पर सवाल उठाती हैं। वे नारीवाद का उद्देश्य स्त्री का उद्धार और मानव मुक्ति स्वीकार करती हैं। खुली खिड़कियां में मैत्री पुष्पा ने बड़ी बेबाकी से औरत की गहन पीड़ा पर गहन चिंता व्यक्त की। उन्होंने व्रत रखने वाली और पतिव्रत में अंधी अनपढ़ स्त्रियों पर भी व्यंग्य किया। मार्क्सवादियों की स्थापना है कि आर्थिक स्थितियां मनुष्य के दमन का कारण हो सकती हैं। स्त्रीवादी मानते हैं कि स्त्री आर्थिक दमन शोषण के साथ अन्य प्रकार के दमन शोषण को भी सहन करती हैं और शिकार होती रहती हैं। सामाजिक संरचनाएं उसे शिक्षा और रोजगार के उचित अवसर प्रदान नहीं करती। शारीरिक स्तर पर उसका शोषण होता है। बच्चे पैदा करना और उन्हें पालना उसका काम है। पुरुष की तुलना में वह कमज़ोर है, इसलिए उसे मारा पीटा जाता है। स्त्री को पतिव्रता होना चाहिए। पुरुष के लिए यह पाबंदी नहीं है। स्त्री तन मन और मस्तिष्क से कमज़ोर है। सुंदरता, कोमलता, समर्पण उसके गुण हैं। शक्ति, कठोरता, शासन आदि पुरुष के गुण हैं। गोदान में वीमेंस लीग पर दिए गए भाषण मेहता द्वारा स्त्री के गुणों और अवगुणों का विवरण आप देख सकते हैं। उन्होंने उसमें लिखा है, आपके पास दान देने के लिए दया है, श्रद्धा है, त्याग है। पुरुष के पास दान के लिए क्या है? वह देवता नहीं लेवता है। वह अधिकार के लिए हिंसा करता है, संग्राम करता है, कलह करता है। अगर हमारी देवियाँ हिंसा और कलह के दानव क्षेत्र में आना चाहती हैं तो उससे समाज का कल्याण नहीं होगा। देवियों में उन लोगों में मैं नहीं हूँ जो कहते हैं कि स्त्री और पुरुष में समान शक्तियाँ हैं, समान प्रवृत्तियाँ हैं, उनमें कोई विभिन्नता नहीं है। इसमें भयंकर असत्य की मैं कल्पना नहीं कर सकता। इससे भयंकर असत्य की मैं कल्पना नहीं कर सकता। आप इस जाल में न फंसें। स्त्री पुरुष से उतनी ही श्रेष्ठ है जितना प्रकाश अंधेरे से। पुरुष का सारा अध्यात्म और योग एक तरफ और नारियों का त्याग एक तरफ। यही मेहता है जो मिस मालती को शिक्षित कहता है, सुंदरी कहता है, परंतु उसे पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करता क्योंकि उसमें स्त्रीत्व गुणों की कमी है। आप समझ रहे हैं? स्त्री में पुरुष के गुण आ जाएं तो वह उल्टा बन जाती है। पुरुष में स्त्री के गुण आ जाएं तो वह महात्मा बन जाता है। सिमोन द बुआ ने अपनी पुस्तक द सेकंड सेक्स में इस अवधारणा का खंडन किया। स्त्री यदि पुरुष से भिन्न है तो इसका कारण मानव सभ्यता की देन है। उसे वैसी ही शिक्षा दी जाती है जो लड़की है। वो लड़की है, कमज़ोर है, उसे अपने भाई बहनों की देखभाल करनी है, उसे घूमना नहीं है, उसे घर के कामकाज करने हैं, उसे अगले घर जाना है। पितृसत्तात्मक मानव सभ्यता ने यह भिन्नता दी है। पिता शासक है, वह घर, राज्य, धर्म, कानून, शिक्षा, सांस्कृतिक आदि संस्थानों पर सक्रिय है। स्त्रीवादी कहते हैं कि स्त्री का जितना दमन होता है उतना पुरुष का नहीं होता। नारी का दमन और शोषण करने वाली संरचनाओं को बदलने के लिए क्रांति की आवश्यकता है। गोदान के स्त्री विरोधी पात्रों और विचारों को एक नई दृष्टि से विवेचित किया जा सकता है। त्यागपत्र एक पुरुष जैनेन्द्र द्वारा न लिखा गया होता तो क्या मृणाल को इसी रूप में चित्रित किया जाता? ये स्त्री विमर्श करने वाले विद्वान ऐसा सोचते हैं। हिंदी में संभवतः सुमन राजे की पुस्तक हिंदी साहित्य का आधा इतिहास एकमात्र ऐसी पुस्तक है जिसमें सिद्धांत और व्यवहार दोनों के स्तर पर स्त्री विमर्श को सक्रिय देखा जा सकता है। सुमन राजे ने अनुभव किया कि पुरुष साहित्यकारों ने महिला रचनाकारों के साथ अन्याय किया। इस प्रतिकार के लिए उन्होंने साहित्य का इतिहास लिखा। स्त्री विमर्श कुछ हद तक आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद।